नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटें और किरदार को लेकर के रार बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर आरजेडी को भी कांग्रेस की लाइन पकड़नी पड़ी। मतलब जो भी लोग राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे वो फिर से राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए। दरअसल सवाल भी ऐसा ही है। राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसको लेकर के हर पार्टी संजीदा दिख रही है। हर पार्टी ये बात कहने की कोशिश कर रही है कि दरअसल हमने तो बाबा साहब अंबेडकर का बहुत सम्मान किया और ये हमारी विपक्षी पार्टी है जिन्होंने हमेशा उनको अपमानित किया। ये जब से संसद में तूल पकड़ा है तब से बिहार की राजनीति थोड़ी थमती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल इसकी बड़ी वजह भी है। लालू प्रसाद को पता चल गया था कि कांग्रेस का पीके प्लान क्या है और पीके प्लान का जवाब लालू प्रसाद ने सोच लिया कि हमें एम से देना है और एम से देना है। इसको लेकर के अभी दोनों के बीच रस्साकसी जारी थी, लेकिन कांग्रेस के एक प्रहार ने अपने घटक दलों के तमाम राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल बिहार में दलित राजनीति की पकड़ कितनी मजबूत है। चिराग पासवान भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अपने संगठनों को मजबूत करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दलित पॉलिटिक्स के लिए, दलित के अधिकार के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा तो वो दे देंगे। दरअसल वो भी ऐसा किस लिए बोल रहे हैं ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस बढ़ चढ़ करके अमित शाह के बयान को जिस तरीके से राजनीतिक तूल दे रही है, इसका मतलब क्या है और कांग्रेस के इस कदम से क्या उसके तमाम घटक दल जो कि राहुल गांधी के लीडरशिप पर सवाल उठा रहे थे वो डिफेंसिव हो गए। उसमें लालू प्रसाद भी एक हैं, अखिलेश यादव भी एक हैं, ममता बनर्जी भी हैं, तमाम लोग हैं। तो दरअसल किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, क्या था पीके प्लान, फिर एम से जवाब दिया, अभी सब कुछ ठंडा हो गया, तो बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है ये हम समझने का प्रयास करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दरअसल लालू प्रसाद सोच क्या रहे हैं और कांग्रेस भी क्या सोच रही है, क्या चल रहा है और कहां पर क्या रुक गया है। हर बात हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामबंधु वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत, आप हमारे कार्यक्रम में आए। श्याम किशोर चौबे जी, जिस राहुल गांधी को सब कॉर्नर करने में लगे हुए थे, राहुल गांधी ने ऐसा मुद्दा पकड़ा, कांग्रेस ने ऐसा मुद्दा पकड़ा कि अब सब राहुल के नेतृत्व में ही बीजेपी के खिलाफ लड़ने को मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि खासकर बिहार में लालू प्रसाद को लेकर एक संशय था। कुछ अर्सा पहले जब ममता बनर्जी ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूं और उस समय लालू प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज क्या है, इस तरह की बात कही थी। उस समय से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उस समय भी ये नहीं समझा गया कि लालू प्रसाद अगर ममता बनर्जी का समर्थन लेते हैं या उनका समर्थन करते हैं तो टीएमसी बिहार में उनकी कितनी मदद करेगी। लालू प्रसाद यानी आरजेडी और आरजेडी मतलब बिहार, उससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत एक आध दो चार सीट इधर उधर आ गई तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। लेकिन अभी जो मसला अंबेडकर का गूंजा है, ये मुझको लगता है कि अचानक इसमें उफान आ गया है और ये किस हद तक जाएगा अभी कहना मुश्किल है, खासकर बिहार चुनाव के संदर्भ में। बिहार में चुनाव में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक कई मुद्दे आएंगे, लेकिन अंबेडकर का मुद्दा कब तक जीवित रहेगा, वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा,
ये अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात कि जहां तक राहुल गांधी का सवाल है या कांग्रेस का सवाल है, तो जो कांग्रेस के साथ जो बाकी दल जुड़े हुए हैं, वो चाहे आरजेडी हो, चाहे झारखंड का जेएमएम हो, या आपका राकांपा हो वहां का महाराष्ट्र का, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस की देश में भले सीटें कम है, लेकिन उसकी एक पहचान है, उसके साथ एक लिगेसी है, तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और रही बात आरजेडी, स्पेशली बिहार चुनाव के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो आरजेडी अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? अकेले जाके क्या कर लेगा? अपना नुकसान ही करेगा ना। अकेले जाके अपना नुकसान ही करना, अकेले वो बहुत कुछ नहीं पा सकता है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को बिहार में पाने लायक बहुत कुछ है, खोने लायक बहुत कुछ उनके पास है नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सुपरमेसी तो लालू प्रसाद यादव स्वीकार करेंगे ही। ममता बनर्जी के साथ भी एक दिक्कत है कि ममता बनर्जी बंगाल में सीमित हैं। श्याम किशोर चौबे जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन कह दी और मुझे लगता है इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, फिर बाकी बातें भी आपसे करेंगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस के सुपरमेसी को, आरजेडी को कबूल तो करना पड़ेगा, आप ये बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि नेशनल पॉलिटिक्स में ना, बिहार के पॉलिटिक्स में क्यों आरजेडी कबूल करेगा, क्यों एक्सेप्ट करेगा? दूसरी बड़ी बात जो है भाई, आरजेडी की अपनी शर्तें हैं और उस शर्त पर अगर कांग्रेस साथ आई तो ठीक है, नहीं साथ आई तो आरजेडी क्यों उसको बिहार में पनपने देगी? क्योंकि देखिए, आरजेडी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इनको पता है कि हम डूबेंगे तभी कांग्रेस उगेगा। ये दोनों इस बात को जानते हैं और कांग्रेस एक पॉलिटिक्स धड़ल्ले से कर रही है। जय भीम जय मीम, आप देखिए इस पॉलिटिक्स को कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि झारखंड में भी कांग्रेस इसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, बिहार में भी कांग्रेस अब यही दिशा पकड़ना चाहती है। उसको लगता है कि हमारे पुराने वोटर दलित थे, मुसलमान थे, ये जुड़ गए तो अपर कास्ट आ ही जाएंगे और फिर से हम सत्ता में आ जाएंगे। और जो लालू प्रसाद हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, जो मुस्लिम वोटों को लेकर के बैठे हुए हैं, इनको लग रहा है कांग्रेस आई तो हम कहां रहेंगे। सवाल यह है ना कि कांग्रेस आ गई तो हम कहां रहेंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स है, पर इन सबको इकट्ठा रहना मजबूरी है, क्योंकि एक ऐसा वोट बैंक है जिसको दिखाना जरूरी है कि देखिए बीजेपी को हराने के लिए हम कदम से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब साथ हैं, बीजेपी को हरा करके मानेंगे। लेकिन परेशानी तो यह है ना कि वोट बैंक कॉमन है और यह परेशानी अब लालू प्रसाद को भी समझ में आने लगी थी। और परेशानी सिर्फ यही नहीं है, परेशानी एक और है जिसको मैं पिछले 1-2 प्रोग्राम में जिक्र कर रहा हूं। आप देखिए इन दिनों पप्पू यादव बहुत एक्टिव है और कल भी बवाल हुआ तो पप्पू यादव हर टीवी चैनल पर डिफेंड करते नजर आए। राहुल गांधी के साथ कन्हैया घूमते हुए नजर आते हैं। और अब कांग्रेस इन दो नेताओं को उतारना चाहती है, जिसको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतार नहीं पाई थी लालू यादव के दबाव में। अब कांग्रेस में भी कॉन्फिडेंस जगने लगा है कि भाई मुसलमान तो हमारी तरफ देख रहा है और बिहार में कोई दलित लीडरशिप इस तरह का नहीं है जो पूरे दलित को नेतृत्व देता हो। बाबू जगजीवन राम के बाद अब ऐसा कोई नेता है नहीं। रामविलास पासवान थे, भोला पासवान शास्त्री थे, लेकिन अब जो भी नेता हैं उनको नीतीश कुमार ने तो अपनी जाति का नेता बना दिया है, दलित, महादलित, इस तरीके से करके। तो कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे पास एक चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे, और अगर हम उस चेहरे को दिखा दें तो हम दलितों को एक साथ ला सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर जो कि अमित शाह क्या कहना चाह रहे थे, उसका क्या मतलब है, इस डिबेट में हम नहीं पड़ेंगे। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को बहुत अपमानित किया है, इस बात से भी तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब वही कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब के लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे।
तो इस पॉलिटिक्स से वो तमाम लोग परेशान हैं जो दलित और मुस्लिम की राजनीति करते हैं और इस वजह से सत्ता में हैं या चुनाव जीतते हैं या ताकत में। और पिछले कुछ सालों से इन लोगों ने कांग्रेस की पॉलिटिक्स समाप्त कर दी है। ये सब लोग चिंतित हो रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, जय भीम जय मीम वाला दाव जो तेजी से कांग्रेस खेल रही है, उससे परेशानी इन लोगों को है। राम बंधु वत्स जी, आप क्या कहते हैं? जी बेशक, अभी आपने जो पीके प्लान की चर्चा की, उसके साथ बिहार में कांग्रेस डिप्टी सीएम पद की भी राजनीति कर रही है। वो ऐसा बोली है कि अगर राजद कोटे से मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 डिप्टी सीएम बनने चाहिए, जिसमें एक सवर्ण और एक अल्पसंख्यक होना चाहिए। तो बिहार में कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो सवर्ण बैंक है और अल्पसंख्यक का है, जो अल्पसंख्यक तो ज्यादातर आरजेडी के साथ है, लेकिन उनका प्रयास रहता है कि जैसे दूसरे राज्यों में कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक है, वैसे बिहार में भी वो अल्पसंख्यक में अपना विस्तार चाहती हैं। और इसके ठीक विपरीत अभी हम 2024 में लोकसभा चुनाव देखें या उससे पहले 2020 का विधानसभा चुनाव देखें, उसमें सवर्ण वोट बैंक का भी एक हिस्सा आरजेडी की तरफ गया था। तो आरजेडी को लगता है कि अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं और सवर्ण का भी रुझान अब कांग्रेस या बीजेपी की तरह मेरी ओर भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सवर्ण वोट बैंक के कारण जो महत्ता कांग्रेस का आरजेडी की नजरों में था, उसमें कमी आई है। इसके ठीक विपरीत कांग्रेस अब सवर्ण के साथ साथ अल्पसंख्यक में अपनी जड़ी जमाना चाहती है। तो यह भी एक टकराहट का बुनियादी कारण है। और निश्चित रूप से बिहार में कोई दलित नेता नहीं है। अभी शुरुआत में आपने कहा था कि बिहार में दलित राजनीति कहां तक आई है। बिहार में तो 80 के दशक के बाद, मतलब काशीराम जी के राजनीति से पहले ही बिहार में भोला पासवान जी दलित मुख्यमंत्री बने थे। ये देश के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी यूपी और महाराष्ट्र की तरह बिहार में जो दलित राजनीति है वो अपनी जड़ी नहीं जमा पाई। इसका कारण यह है कि जो दलित में जो 70% लोग हैं वो रविदास, मुसर और पासवान समाज के आते हैं। सबकी अपनी जातिगत पहचान वाली लीडरशिप हो गई है। रविदास समाज बीएसपी के हैं, मुसर के मांझी जी आते हैं, पासवान के रामविलास पासवान जी आते थे, अब चिराग पासवान आते हैं। तो ये लोग कोई एक दलित नेता पर आपसी सहमत होकर के वोट देते नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई दलित लीडरशिप बन नहीं पाया है। ऐसे में कांग्रेस के पास एक अवसर है कि वो गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करके या जैसे भी अपनी सुविधानुसार पेश करके वो एक दलित राजनीति करे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दलित चेहरे को भुनाए। ये अवसर है और कांग्रेस उसको अच्छे तरीके से भुना भी रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दलितों का रुझान बिहार में कांग्रेस की ओर हो पाएगा। दलित वोट बैंक की राजनीति बिहार में थोड़ी टेढ़ी खीर है और वो दलित वोट बैंक बिहार में कभी भी अति पिछड़ी वोट बैंक की राजनीति को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, जो कि सत्ता के पहुंचने के लिए जरूरी है। तो आरजेडी और कांग्रेस का अब बिहार में टकराव जो है वो बहुत अधिक कई मुद्दों पे हो गया है और उसी का प्रतिफल है पीके और एम, जो आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को वहां समर्थन लालू यादव कर रहे हैं, यहाँ पप्पू यादव और कन्हैया को बिहार की राजनीति में नहीं, ठीक है, लाना चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लालू यादव का यह प्लान पीछे क्यों हट गया। हमारे साथ संतोष जी भी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, संतोष जी हमारे साथ चर्चा में थे भी और हमने ये कहा था कि किस तरीके से कांग्रेस पीके प्लान को एडॉप्ट करना चाहती है। पप्पू, कन्हैया, लालू प्रसाद को दिक्कत है, लेकिन ये अंबेडकर जी का मसला आया है और सारे लोग जो राहुल के नेतृत्व को मानने से इनकार कर रहे थे, इस मसले के बाद राहुल के पीछे खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अंदर अंदर डर भी लग रहा है कि दलित के मुद्दे पर, जय भीम जय मीम के मसले पर अगर कांग्रेस का इस तरीके से आक्रामकता रहा और यह मुद्दा गर्म रहा तो हमारी राजनीति तो ठंडी पड़ जाएगी। संतोष जी क्या कहते हैं? क्योंकि सीमांचल में राहुल गांधी पहले ही यात्रा करके जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव में एक भी टिकट कांग्रेस को नहीं दिया। ममता बनर्जी कांग्रेस को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है
कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के पास एक चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, क्या उनका चेहरा दलित राजनीति को बिहार में जिंदा कर सकता है, जो दशकों पहले 80 के बाद एकजुट कभी नहीं दिखा। हर जाति के अलग अलग नेता दिखे, लेकिन बाबू जगजीवन राम, भोला पासवान, शास्त्री के बाद कोई ऐसा नेता नहीं दिखा जो पूरे दलित का नेता हो। संतोष जी, देखिए, निश्चित तौर पर खड़गे जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलितों का एक रुझान खड़गे जी के प्रति देखने को मिलता है। और अंबेडकर जी की बात है जहां तक, तो सही मायने में अंबेडकर जी को हाल के वर्षों में लोग पूजा करने लगे हैं। दलित समुदाय और पिछड़े अति पिछड़े लोग भी अंबेडकर जी की पूजा करने लगे हैं। खासकर दलित समुदाय का कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको जहां की अंबेडकर की मूर्ति नहीं होती है और सुबह घर से पूजा करके नहीं निकलते हैं। सार्वजनिक रूप से भले वो पूजा नहीं करते, लेकिन अंबेडकर जी की पूजा, मेरे कई मित्र हैं दलित समुदाय से, मैं देखता हूं कि घर में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाए हुए हैं और पूजा करके निकलते हैं सुबह उनका। तो अंबेडकर जी के प्रति रुझान है। और जो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा, तो उसको लेकर कांग्रेस जो बुझा रही है, कांग्रेस जो बातें कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को निश्चित तौर पर मिलेगा अगर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बुलाने में कामयाब होती है और हर दलित समुदाय तक पहुंचाने में कामयाब होती है। इस मुद्दे पर अगर अमित शाह से माफी मांगने की बात होती है और राष्ट्रीय स्तर पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अंबेडकर साहब लोग जो बोले, लेकिन दलित समुदाय के बीच और पिछड़े समाज के बीच निश्चित तौर पर पूजनीय है। आज अगर अंबेडकर साहब ने संविधान के में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया होता, तो न तो चिराग पासवान सांसद हो पाते और ना ही जीतन राम मांझी हो पाते। नहीं, चलिए इस बात पर भी हम चर्चा करते हैं, इस बात पर भी हम चर्चा करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका विरोध भी किस किस ने किया आप जानते हैं? इसका विरोध जवाहरलाल नेहरू ने यह कहते हुए किया था कि रिजर्वेशन जो है मीडियोक्रेसी को प्रमोट करेगा, कम टैलेंट के लोग जो है गद्दी पर आकर के बैठेंगे। राजीव गांधी का सबसे लंबा भाषण इसी के विरोध में था। लेकिन अब कांग्रेस चैंपियन बन रही है, इसकी बात हम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन हम डिबेट को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर संजय, मुस्लिम में अपनी गहरी पैठ जमा चुकी कांग्रेस अगर दलितों को लेकर के भी इस तरह की राजनीति करती है, तो इससे ज्यादा परेशान बीजेपी को होना चाहिए या इससे ज्यादा परेशान आरजेडी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, टीएमसी होगी, तमाम वो क्षेत्रीय दल होंगे जो कांग्रेस के कॉस्ट पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं? मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं। उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी आती है, जीतन राम मांझी भी आते हैं, आरजेडी भी आती है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस जो भी राजनीति करे, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। और उस हिंदुत्व के एजेंडे में न कोई दलित रह जाता है, न कोई पिछड़ा रह जाता है, न कोई अगड़ा रह जाता है। वहां पर सारे लोग हिंदू बन जाते हैं। तो भाजपा को पता है कि जब समाज का वर्गीकरण कर करके और तब हम लोगों को अपने साथ करेंगे, तो शायद हमें वो लाभ नहीं मिल पाएगा। चूंकि मुस्लिम को वो सीधे सीधे किनारे कर देते हैं। केवल बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी पार्टी मुस्लिमों को अलग कर करके चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। तो जब एक तरफ मुसलमानों को अलग करके वो चुनाव लड़ती है, तो फिर वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, इसमें वो नहीं बटता है। वो हिंदुत्व की बात करने लगती है भारतीय जनता पार्टी। और उस हिंदुत्व के एजेंडे पर सारे लोग, बल्कि दलित तो कुछ ज्यादा ही मुखर होकर के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जबकि दलितों को रिझाने की कोशिश चाहे एआईएमआईएम हो, चाहे और भी पार्टियां हो, वो मुसलमान और दलित दोनों को एक साथ कनेक्ट करके चलते हैं कि आप हमारे साथ खड़े रहिए। चूंकि जो कन्वर्जन का मामला है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में हो, इस्लाम धर्म में हो, बौद्ध और जैन धर्म में हो, गरीबी, अभाव, निरक्षरता का लाभ कहिए या घाटा कहिए, वहां कन्वर्जन होता है। तो उनको लगता है कि सॉफ्ट टारगेट में ही है।
कांग्रेस अपने तरीके से इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए वो जो मामला था वो कोई मामले में दम नहीं था। बोलने के क्रम में बहुत लोग बोल जाते हैं कि भाई आप पूजा पाठ दिन भर भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन ये सब ढोंग पाखंड करते हैं, असली पूजा तो आचरण में है, असली पूजा तो व्यवहार में है। ये कोई ऐसी बात अमित शाह 11 सेकंड की क्लिपिंग में नहीं बोल गए कि जैसे लग रहा है कि कांग्रेस को एक बड़ा चीज हाथ लग गया और इसके आधार पर वो दलितों को साध लेंगे। नहीं सधेंगे दलित उनसे, क्योंकि ठीक है जो भी मुखर जातियां हैं बिहार में दलित की, उनके नेता अपने वोट बैंक के लिए पूरी तरह से एकजुट है। आप देखिए ना, सब कैटेगरी की बात हुई थी ना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और उस ऑब्जर्वेशन के बाद चिराग पासवान को लगा कि अरे ये तो बंटवारे की बात हो रही है, वो तुरंत कैसे भारत बंद में का साथ में खड़े हो जाते हैं। जो मुसहर समाज के लोग हैं, जीताराम मांझी को लगता है कि ये समाज तो, इसके नेता तो हम हैं, ये समाज कोई पार्टी के साथ कैसे खड़ी हो जाएगी। चौधरी समाज के नेता कोई और हैं, वो देखते हैं कि वो हम, उनके नेता ये कैसे हो जाएंगे। रविदास समाज के बारे में माना जाता है कि अंबेडकर जी की तस्वीर हो या ना हो, वो हाथी की तस्वीर और काशीराम की तस्वीर उनके घरों में रहती है। तो ऐसा नहीं है कि दलित जातियां के नेता नहीं है या नेतृत्व विहीन वो पार्टियां हैं। ठीक है, जो मुखर है, अब बिहार में 22 दलित जातियां हैं, 4 मुखर जातियां हैं, पासवान, रविदास, रजक, धोबी और चौधरी। बाकी जो 18 जातियां हैं वो हाशिए पर, एक मुसहर थोड़ा इधर ये हुआ है। बाकी जातियों का तो लोग नाम गिनाने में भी रुक जाएंगे कि अच्छा और भी जातियां हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इन जातियों के नेता नहीं है या उनका नेतृत्व नहीं है, उनके भी नेतृत्व और उनके भी नेता हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं से इन जातियों को ये बात लगता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे तो हमारे हिस्से में क्या होने वाला है। यहाँ तो हमारा नेता है जो रिप्रेजेंट करेगा, वो सौदेबाजी करेगा सत्ता की भागीदारी में, सत्ता की हिस्सेदारी में। तो कांग्रेस का ये मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन तक, चलिए आपको नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ इंसिडेंट कोट कर देता हूं, उसको आप समझिए कि कांग्रेस किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रही है और अपना पॉलिटिक्स जिंदा करना चाहती है। ये ठीक बात है, हम पास्ट की भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि हाथरस 1 साल बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं। बहराइच तो नहीं जाते हैं ना, हाथरस जाते हैं और वो बताने का प्रयास करते हैं कि दलितों के साथ क्या हुआ। तो भाई दलित पॉलिटिक्स पे उनकी किस तरीके से नजर है, ये बात तो साफ दिखाई पड़ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भले ही अमित शाह का मंशा वो नहीं था, लेकिन आप भगवान को गाली देकर के चौड़े से बैठ सकते हैं टीवी चैनल पर कुछ आप इस तरह की भी बात जिसका मतलब थोड़ा भी गलत निकल जाए या कोई निकाल सकता हो, तो उसमें बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, जो कि अमित शाह का दिखाई पड़ रहा है। सवाल यह है कि यही बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के पंच तीर्थ बना रही है ना, नाम दिया है पंच तीर्थ, मतलब बीजेपी ने ही उनको भगवान का दर्जा दिया है। और एक स्टेटमेंट ऐसा उल्टा पड़ गया कि जिसको लेकर के समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे करें। पर बहरहाल काशीराम का पॉलिटिक्स या मायावती जी का पॉलिटिक्स जब समाप्ति की ओर है, तो कांग्रेस को दिखाई पड़ रहा है कि अभी जिंदा होने का समय, और इसलिए कांग्रेस दलित पॉलिटिक्स को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में। और मुझे तो यही दिखाई पड़ रहा है कि उनका अब लगने लगा है कांग्रेस को कि हमने मुस्लिम को अपनी तरफ तो खींच लिया, विश्वास जगा लिया, अब दलित पॉलिटिक्स में भी हमें जो करना चाहिए वो हम करेंगे। इसलिए चुनाव से पहले कांग्रेस ने शुरू किया, भाई बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। वो धार कुंद पड़ी महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन में, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस को मौका मिल गया और कांग्रेस सबसे आगे दिखाई पड़ रही है। श्याम किशोर चौबे जी, देखिए कांग्रेस की पॉलिटिक्स में लोग भले चाहे जो कहें, लेकिन जो पिछला लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उससे कांग्रेस में एक उत्साह आया है। और खास करके खड़गे को जब से अध्यक्ष बनाया गया उसके करीब कुछ महीने पहले से, तो हमको लगता है कि
दलित पॉलिटिक्स अगर ये नहीं करेंगे कांग्रेस वाले, और अगर कर रहे हैं तो अपनी राजनीति के लिए ये अच्छाई कर रहे हैं। मुस्लिम्स के लिए तो ये श्योर है कि उनके पास हैं, मुस्लिम्स ही नहीं जहां कहीं हैं, और ठीक ठाक मात्रा में जहां जहां हैं। आप देखेंगे कि क्रिश्चियंस भी उनके साथ हैं, ट्राइबल्स भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में अगर ये दलित को पकड़ लेते हैं तो फिर इनको ओबीसी पकड़ना आसान हो जाएगा। बचेंगे केवल आपका फॉरवर्ड क्लास। तो फॉरवर्ड क्लास, फैक्ट ये है कि राजनीति में किसी भी पार्टी के एजेंडे में फॉरवर्ड क्लास है नहीं, ये सच्ची बात है। केवल दिखावे के लिए भले लोग कुछ कह दें, जैसे अभी संसद में ही कहा गया कि फॉरवर्ड्स के लिए, गरीब फॉरवर्ड्स के लिए हमने 10% करके बहुत बड़ा काम किया है। तो ये अब केवल जातीय राजनीति की ओर भारत की राजनीति मुड़ रही है, और उसमें कांग्रेस, आप समझिए कि करीब कई वर्षों बाद, 7-8 वर्षों बाद थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ी, फिर अभी बढ़ रही है। तो अपने लिहाज से वो ठीक कर रही है, चाहे जिसको बुरा लग जाए। नहीं, चलिए, अपने लिहाज से ठीक कर रही है, लेकिन बुरा तो उसी को लगेगा ना जिसके जो कांग्रेस के कॉस्ट पे पनपी है। बुरा तो उसको लगेगा ना। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिसको आप बोल रहे हैं कांग्रेस के कॉस्ट पे, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो आरजेडी हो कि जेएमएम हो या और कोई हो, ये अपनी हैसियत जानते हैं कि हमको स्टेट में इनको स्टेट को पकड़ के रखना है। और कांग्रेस बड़े कायदे के साथ आती है वहां पे। जब असेंबली का चुनाव होता है तो कांग्रेस उनकी लीडरशिप मान लेती है, लेकिन शर्तें अपनी रखती है। उस शर्तों में कभी कभी इसको नुकसान भी होता है, जैसे पिछले बार बिहार विधानसभा में नुकसान हो गया था, टोटल हो गया था। मतलब उस समय जो महागठबंधन था वो बस कहिए राजगद्दी बातें पाते चुक गया, और उसमें कांग्रेस की ही थी, कांग्रेस जो ज्यादा सीटों पे लड़ी थी। तो कांग्रेस इस चीज को अपने ढंग से सही चल रही है कि स्टेट्स में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो उसकी एलाइज हैं, उनके साथ रहेंगे, उनका नेतृत्व रहेगा। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर आप जो कह रहे हैं वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप कल की बात कह रहे हैं, अगर हाल की बात हम करें तो राहुल के नेतृत्व को ही पे ही सवाल उठा दिया था ना, और कोई और नहीं, बल्कि सबसे पुराने एलआई लालू प्रसाद जी ने उठाया था। संतोष जी, कोई और नहीं, संतोष जी जवाब देंगे। लालू प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के कहने से क्या होगा, ममता नेतृत्व करेंगी, ऐसा लालू प्रसाद जी कहने लगे, जो सबसे पुराने एलआई। आखिरकार इसकी दो ही वजह हो सकती है कि या तो लालू जी को लगने लगा कि कांग्रेस ज्यादा आगे बढ़ी तो दिक्कत हमको होगा, या उनको लग रहा होगा कि भाई कांग्रेस बैगेज बन चुकी है, अब इसको ढो के चलना ठीक नहीं है, इसलिए ममता आ जाए। दो ही बात होगी ना, पर दोनों एक्सट्रीम है। लेकिन जब से ये अंबेडकर जी का मुद्दा आया है, अभी सब लोग चुप हो गए और इकट्ठे हो गए, और राहुल गांधी के नेतृत्व को सराह रहे हैं, उनके नेतृत्व के पीछे लग लिए। लेकिन जिस तरीके से दलित और मुसलमान पॉलिटिक्स को कांग्रेस हवा दे रही है, ये चिंता का सबब किसके लिए है संतोष जी? देखिए, कांग्रेस का जो दलित पॉलिटिक्स है वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए चिंता का सबब है। भाजपा जो हिंदू कार्ड खेलती है, और हिंदू कार्ड में सबसे ज्यादा अगर बढ़ चढ़कर कोई हिस्सा लेते हैं तो दलित और पिछड़े लेते हैं, और वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन अंबेडकर के प्रति सम्मान और पूजा कहीं ना कहीं दलित समुदाय और पिछड़े समुदाय में है। तो अगर दलित कार्ड खेलती है, अंबेडकर जी को आगे करके, अंबेडकर जी को मुद्दा बना करके आगे बढ़ती है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और क्षेत्रीय दलों की बात है जहां तक, तो क्षेत्रीय दल के साथ अभी जो पिछले 14 के बाद से जो समीकरण बना है, उसमें दलित वोट हो या पिछड़ा वर्ग का वोट हो, हिंदू वोट बैंक के नाम पर 50% से ज्यादा वोट वो भाजपा की तरफ मुखातिब हो जाते हैं हिंदू वोट में, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे उनमें नीतीश जी के कास्ट की बात कर लीजिए, चिराग पासवान के कास्ट की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद के कास्ट की बात कर लीजिए, तो इसमें भी भाजपा 10 से 20% से अनुमानित कर लेती है हिंदू वोट के, लेकिन 80% वोट जो है वो इन्हीं पार्टियों को मिलती है। तो कास्ट पॉलिटिक्स है प्लस दलित पॉलिटिक्स पर सभी लोग की नजर है, और भाजपा चाहती है कि हिंदू वोट बैंक के नाम पर पूरा हिंदू समाज का वोट मुस्लिम छोड़ करके बाकी वोट उसके साथ हो, बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ करके।
लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अंबेडकर वाले मुद्दे को उठाती है और आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर भाजपा को इसका नुकसान होगा, साथ ही क्षेत्रीय दलों को भी नुकसान होगा। और जहां तक लालू प्रसाद की बात है तो लालू प्रसाद प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। आप जान लीजिए अभी जो स्थिति है देश की, दो धुरी में बटी हुई है देश की राजनीति, एक तो भाजपा के साथ है और दूसरा कांग्रेस के साथ है। तो या तो अगर कांग्रेस को जो छोड़ेंगे या भाजपा को छोड़कर अकेले कोई लड़ेंगे तो आप वर्तमान राजनीति में नहीं टिक सकते हैं। आपने बड़ी बात कह दी, आपने बड़ी बात कह दी संतोष जी। हम चाह रहे थे इसी लाइन पर आ पाइए। दो ध्रुव की राजनीति है, एक कांग्रेस की है, एक बीजेपी की, आप कह रहे हैं ना। लेकिन अगर कांग्रेस पीके पॉलिटिक्स को हवा देना चाहेगी तो क्या लालू प्रसाद बर्दाश्त कर लेंगे? क्या पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद बिहार में बर्दाश्त कर लेंगे? सवाल यह है। देखिए, वो तो दिखाने की बात होती है ना पॉलिटिक्स में, और खास तौर पर ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनका विचार कम, और परिवारवादी पार्टी, भाई पद जाएगा तो उनके बेटे को जाएगा, फिर उनके बेटे को जाएगा। ये ज्यादातर क्षेत्रीय दल में तो यही दिखता है। नीतीश कुमार अपवाद हैं, लेकिन यहां भी चर्चा हो रही है कि जब पार्टी डूबने लगेगी तो निशांत आ जाएंगे, यहां भी चर्चा उठ रही। तो सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद कभी चाहेंगे कि उनके बेटे की राह में पप्पू यादव, वो भी यादव है, यादवों में भी लड़ाई अब शुरू हो गई है। कृष्णौट कौन है तो मंझौट कौन है, आप बेहतर बता पाएंगे कि दरअसल इस पर भी विवाद होता है। अन्य जातियों में भी होता है, हम देखते हैं कि भूमियारों में भी होता है, ये जाति, ये गोत्र। उसके बाद फिर कुर्मी में भी होता है कि ये फलाना कुर्मी, ये चिलाना कुर्मी। लेकिन सवाल यह है कि जब ज्यादा संख्या हो और एक ही जाति के नेता हो और बड़े नेता हो, तब तो बात होने लगती है। कभी रामलखन सिंह यादव को जब पछाड़ना था तो लालू आए। अब चर्चा ये हो रही है कि पप्पू यादव को लाया गया तो हम आपके साथ समझौता नहीं करेंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कन्हैया जो कि मास पुलर हैं, मुस्लिम्स में बहुत पॉपुलैरिटी है, क्राउड पुलर हैं, ज्यादा शिक्षित भी हैं, भाषण भी बढ़िया देते हैं, पूरे देश में उनकी पहचान है, उनसे भी खतरा लालू जी को लगता है, तेजस्वी जी को लगता है एक स्टेज तक शेयर नहीं करना चाहते। इस परिस्थिति में रामबंधु जी, आपको लगता है कि लालू जी तैयार हो जाएंगे? नहीं, कांग्रेस अगर अपने फैलाव की कोशिश करती है तो लालू यादव जी कभी तैयार नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि कांग्रेस साथ में रहे लेकिन सीमित राजनीति करे। कांग्रेस का फैलाव कहां से हो सकता है? या तो सवर्ण या अल्पसंख्यक। और जो अभी अंबेडकर जी का मसला कांग्रेस उठा रही है, अगर कांग्रेस का दलित राजनीति में विस्तार होता है, थोड़ा बहुत भी विस्तार होता है बिहार में, तो अगर कांग्रेस का विस्तार दलित में हुआ तो मुस्लिमों का रुझान और अधिक कांग्रेस के प्रति बढ़ जाएगा। यूपी में समाजवादी पार्टी से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के चाहता कांग्रेस पार्टी है, तो वो हाल बिहार में भी हो सकता है। ये डर लालू यादव को सता रहा है कि अगर दलित राजनीति में थोड़ी बहुत भी कांग्रेस की एंट्री बिहार में हो गई तो यहां मुसलमान लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। और यही कारण है कि लालू यादव जी चाहते हैं कि कांग्रेस उनके ही गठबंधन में रह के काम कर राजनीति करे, लेकिन सीमित राजनीति करे। कांग्रेस का फैलाव हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ही खतरनाक होता है, बीजेपी से अधिक क्षेत्रीय पार्टियों का ही खतरनाक होता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जैसे अमित शाह जी की जुबान फिसल गई बाबा साहब के मसले पे, वैसे अगर कल्पना कीजिए आरक्षण के मसले पे फिसल जाती तो ये लोग और बवाल मचाते। कांग्रेस ये चाहती है कि अंबेडकर जी के मसले पे जो उनकी जवान फिसली है उसको आरक्षण के रूप में घाल मिल कर दें, और जैसा 24 में और 2015 में संघ प्रमुख की जुबान फिसल गई थी, तो उस तरीके से कुछ करके और नतीजा ले लें। और इससे आरजेडी को चिंतित होना स्वाभाविक है। बिहार में कांग्रेस के फैलाव से एनडीए को कोई खतरा नहीं है, जदयू को कोई खतरा नहीं है, नहीं बीजेपी को खतरा है। अगर खतरा है तो आरजेडी को ही खतरा है, क्योंकि वो दलितों को रिझा पाए या न रिझा पाए, हो सकता है कि वो मुस्लिमों को ज्यादा रिझा पाए। नहीं, चलिए आप वही मजेदार बात तो मैं बताना चाह रहा हूं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में एक अंबेडकर नगर जिला होता था, डॉक्टर संजय, और अखिलेश यादव ने उसका नाम तक बदल दिया, और वो भी जो है अब कह रहे हैं कि बाबा, उन्होंने अब पीडीए बना लिया।
ये बड़ा ही मजेदार किस्सा है। आप ये जान लीजिए कि लगातार कांग्रेस जो है बाबा साहब आम्बेडकर को इग्नोर करती रही, एक फोटो तक नहीं लगने दिया संसद भवन में। 90 में भारत रत्न मिला तो बीपी सिंह ने दिया, और पंचतीर्थ भाजपा बना रही है। लेकिन अब जो है अमित शाह के बयान को जिस तरीके से कांग्रेस तूल दे रही है, तो ठीक है भाई, सब पॉलिटिक्स करते हैं, बीजेपी करती है तो कांग्रेस क्यों नहीं करेगी। लेकिन एक हकीकत जो कांग्रेस के पॉलिटिक्स में हमेशा दिखी है कि भाई मुसलमान का कोई दूसरा नेता होना नहीं चाहिए। जब से मुलायम सिंह बने कांग्रेस का मुसलमान छिन गया, लालू यादव बने कांग्रेस का मुसलमान छिन गया, मंदिर पॉलिटिक्स आया कांग्रेस का सवर्ण छिन गया, काशीराम मायावती आए कांग्रेस का दलित छिन गया। ऐसे में मुसलमान कांग्रेस ले आई, दलित ले आती है, दलित का झुकाव इधर बढ़ता है, तो भाई चिराग जी को कहां अच्छा लगेगा, जीतन राम मांझी को कहां अच्छा लगेगा, मायावती परेशान क्यों नहीं होंगी। और अगर ये दोनों फोर्स एक साथ हो जाता है तो फिर क्या लालू जी कहेंगे 30 से 35 सीट देंगे तो मान जाएगी क्या कांग्रेस। लालू जी कहेंगे कन्हैया नहीं उतारो, पप्पू यादव नहीं उतारो, कांग्रेस मान जाएगी क्या। ये तो वक्त की बात है ना। कांग्रेस कहां केरल में कम्युनिस्टों की बात मान लेती है, नहीं मानती है ना। कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समझौता करके टिकट दे दिया था, नहीं दिया ना डॉक्टर संजय। देखिए, बिहार का जो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें जिस 18% की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम, वो अगर खड़ी हो जाती है कांग्रेस के साथ पूरी तरह से, और 20% दलित, तो ये कांग्रेस तो 38% पर पहुंच जाएगी बिहार में, केवल दलित और मुस्लिम वोट के भरोसे। और लालू प्रसाद जो 32% का दावा करते हैं वो 14% पर आ जाएंगे। ठीक है, यादव लोग लालू प्रसाद को ही वोट करेंगे तो 14% ही रह जाएंगे ना, और कांग्रेस 38% पर चली जाएगी। तो क्या वो कांग्रेस 35 और 30 की बात सुनेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं सुनेगी। लेकिन हाँ, ये बात में सच्चाई है कि कांग्रेस चाह रही है कि जिस तरह से हमने अपनी तरफ मुसलमानों को एकत्रित किया 1989 में जब भागलपुर दंगा हुआ, उसी के बाद से मुस्लिम समाज कांग्रेस से बिफरे या बिद के, और वो जाकर के खड़े हो गए लालू प्रसाद के साथ। उसी 90 के बाद तो वो माई समीकरण बना। लेकिन वो मुस्लिम फिर धीरे धीरे बाद में आकर के जब उनको महसूस हुआ, जिसकी बात प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई आप तो लालटेन में किरासन तेल के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जलते आप हैं, रोशनी कोई और ले जाता है, तब वो मुखातिब होना शुरू किए कांग्रेस की तरफ, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो या हिस्सेदारी की बात हो। और कई राज्यों की तरफ बिहार में भी अब स्ट्राइक रेट कांग्रेस का देख लीजिए ना, 9 सीट इनको मिली कांग्रेस को और 3 सीट ये जीत गए। तो लोकसभा में तो इन्होंने साबित कर दिया कि मुसलमान मेरे साथ है कि नहीं है। दलित अगर इनके साथ आ जाते हैं, जिस रूप में भी सध जाए, अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे पर, हिंदुत्व के भावना के लहर पर नहीं सवार होते हैं, और वो दलित अगर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं कि भाई बाबा साहेब और बाबा साहेब के हितों की सबसे बड़ी रक्षक कांग्रेस ही है, वो सारे एपिसोड भुला देते हैं। आपने जो कहा, कांग्रेस ने तो कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पसंद ही नहीं किया। ये तो उनके बुक्स में है, डॉक्यूमेंटेशन में है, जो उनके इंटरव्यू है उसमें है। और 51 में भी जब नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दिया था, कैसे हिंदू कोड बिल को लेकर के इन्होंने इस्तीफा दिया था, ये पब्लिक डोमेन में है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बने थे 56 में जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे, तो उसमें गांधी जी का रिकमेंडेशन था। नेहरू नहीं चाहते थे, गांधी चाहते थे कि नहीं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वही रहे। ठीक है, उसमें आधे दर्जन और लोग थे, लेकिन गांधी चाहते थे। और एक प्रसंग है जिसमें जगजीवन राम ने, उनकी पत्नी ने जो अपना मेमोरी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को तैयार किया कि जगजीवन राम जी को नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए, और कैसे जगजीवन राम जी ने गांधी जी को तैयार किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए।
तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किताब लिखी है, जो बीबीसी को उन्होंने जो इंटरव्यू किया है, जो उसकी रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग में कांग्रेस तो कटघरे में खड़ी हो जाती है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने तो यहां तक लिखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब लिखा जो हम लिखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैं लिखना नहीं चाहता था पर मुझसे लिखवाया गया। और यहां तक मैं एक लाइन का अपनी बात को समाप्त कर देता हूं। एनसीईआरटी की किताब 11th के बुक में ये दिखाया गया एक कार्टून, जिस कार्टून बिल्कुल, में हाँ, एकदम व्यक्ति ने कार्टून जो बनाया, उसमें अंबेडकर साहब एक स्नेल पर, घोंघे पर बैठे हुए हैं और पीछे से चाबुक लेकर के नेहरू जी खड़े हैं। मतलब ये घोंघे की गति बहुत धीमी है और ये चाबुक लेकर के कहते हैं कि भाई जितना जल्दी आप इसको ड्राफ्ट करके देश के सामने रखिए। बाद में इस पर हंगामा हुआ और संसद में बजाबते इस पर बहस हुई और फिर उसको उस किताब से हटाई गई। एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक है। यही बात तो मैं पूछना चाह रहा हूं। अब सबको लग रहा है कि दलित पॉलिटिक्स में एक स्पेस है और उसको भरा जाना चाहिए। मायावती कमजोर हुई है, संतोष जी, और इसीलिए चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में उनको लग रहा है वो स्पेस हम भर सकते हैं। अब चिराग पासवान को भी लग रहा है ये स्पेस हम भर सकते हैं। कांग्रेस को लग रहा है पैन इंडिया हम भर सकते हैं। और ये लड़ाई अब जबरदस्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चिराग पासवान अब बिहार के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इसलिए लेने लगे और कहने लगे समय आया तो हम केंद्रीय मंत्रिमंडल भी छोड़ देंगे और चुनाव लड़ेंगे। कोटा विद इन कोटा के मसले पर वो विपक्ष के साथ खड़े होते हैं और भारत बंद का समर्थन करते हैं। मतलब दलितों में बंटवारा नहीं हो और दलित के नेता के तौर पर वो अपनी पहचान बना पाए। वो पासवान नेता नहीं बनना चाहते हैं, वो दलित नेता बनना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि दलित पॉलिटिक्स को लेकर के कई नेता आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो निश्चित तौर पर बिहार और यूपी में तमाम पॉलिटिशियंस के लिए चिंता की बात तो है। निश्चित तौर पर दलित पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस क्या, भाजपा क्या, राजद क्या, सभी दल चाहते हैं कि दलित पॉलिटिक्स हो। दलित का जो वोट है एकमुश्त पहले कांग्रेस के साथ रहता था, बाद के दिनों में उसका विभाजन हुआ। काशीराम मायावती ने उत्तर प्रदेश में लिया, बिहार में रामविलास पासवान ने लिया, फिर लालू प्रसाद ने लिया, तो काफी बंटवारा हुआ। एक बार फिर से उसे एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, और एक मुद्दा उन्हें मिल गया है। अमित शाह जी ने एक मुद्दा दे दिया है और इसी मुद्दे को वो आगे करना चाहती है। और जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान मुझे नहीं लगता है कि वो दलितों के नेता हो सकते हैं। वो पासवान के नेता, क्योंकि रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, इस कारण वो पासवान के नेता बनकर रह गए हैं। उनका जो रामविलास जी का नेचर था, जो लोगों से मिलना जुलना, वो चिराग पासवान में नहीं है। वो कारपोरेट पॉलिटिक्स करते हैं, वो प्रशांत किशोर वाली पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों से मिलते नहीं है। दलित समुदाय में उनके यहाँ कौन से लोग हैं? ज्यादातर जो उनके यहाँ उनके कार्यालय में तो पासवान लोग हैं। तो अगर दलित नेता बनना चाहते हैं तो उसके लिए उनको केवल अंबेडकर जी के मुद्दे पर दलित नेता नहीं बन सकते हैं। उनके लिए उनको सभी समुदाय, दलित समुदाय के लोगों को अपने यहाँ रखना होगा, लोगों से मिलना होगा, आम लोगों के बीच जाना होगा उनकी, तब जाकर के दलित नेता वो बन सकते हैं। नहीं, ठीक है, पर देखिए रामबंधु जी, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो समाजवादी पार्टी को भी दिक्कत करेगी ना। पीडीए शुरू किया समाजवादी पार्टी ने, ये तो है ना कि पीडीए, समाजवादी पार्टी जो अंबेडकर नगर का नाम बदल देती है वो पीडीए बना रही है। मैं वो बोलना नहीं चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के क्या कहा था, जो वो ऐसे उंगली उठाते हुए मूर्ति है जो आजकल जेल में बंद है। तो समाजवादी पार्टी ने क्या क्या कब बयान दिया, लेकिन अब पीडीए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दलित का नेता नहीं है कोई बड़ा नेता, इसलिए सबको लग रहा है ये स्पेस है। उसमें चंद्रशेखर भी लगे हैं, उसमें अखिलेश यादव भी लगे हैं, उसमें चिराग पासवान भी लगे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। पर कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे क्या आपको इन सब से बड़ा नेता दिखाई पड़ते हैं, जो इन सब को पीछे छोड़ सकते हैं और कांग्रेस एक बार फिर दलितों को जोड़ सकती है?
कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े नेता हो या न हो, उनके पास दलित राजनीति का ही विकल्प है। वो ओबीसी राजनीति, अति पिछड़ी राजनीति में जा भी नहीं सकते हैं। वहां ओबीसी के अपने लीडर हैं, क्षेत्रीय लीडर हैं, और उनकी अपनी जातिगत वोट बैंक में गहरी पकड़ है। तो कांग्रेस के पास मुस्लिम समर्थन है तो एक स्पेस दलित राजनीति की ही बच गई है, और इसी राजनीति को साधने के लिए तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पासवान जाति पर जो पकड़ चिराग पासवान की है, मांझी जी को जो पकड़ अपने जातियों पे है, उन सबों को लांग पाना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुश्किल साबित होगा, और कम से कम वो आगामी चुनाव तक तो नहीं। हाँ, अगर कांग्रेस सतत रूप से दलित राजनीति का प्रयास करेगी तो कुछ इलेक्शंस बाद शायद उसको कुछ फायदे हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के पास दलित में कोई नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का तो कोई नेता है नहीं, तो दलित राजनीति में स्पेस है, ये बात सच है। और कांग्रेस के पास अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए दलितों को छोड़ के और कोई विकल्प भी नहीं। इसीलिए वो, और ठीक उसी अन्य मौके पे बीजेपी का या कभी संघ प्रमुख का या किसी भी नेता का अगर जुबान फिसलता है तो उसे वो भुनाना चाहती है। नहीं तो आपको क्या बाबू जगजीवन राम का विकल्प दिख रहा कोई? श्याम किशोर चौबे जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा। जगजीवन राम का विकल्प तो कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है। लेकिन आप ऐसे देखिए कि खरगे जब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, इसके पहले वो मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में, या बाद में भी राजनीति में थे। लेकिन जब से ये अध्यक्ष बने हैं और जिस ढंग से इनको पूरी पार्टी या राहुल गांधी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और खरगे अपने से भी चल रहे हैं, दोनों चीजें हैं। राहुल गांधी का सपोर्ट है, समर्थन है, या कहिए कि प्रोजेक्शन है, और खरगे खुद भी कर रहे हैं इस उम्र में, तो वो जगजीवन राम तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हाँ एक चेहरा जरूर बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए कि कल जो संसद में हुआ उसमें भी खरगे का जो जिस ढंग का उनकी ये रही, क्या कहिएगा कि अपीयरेंस रहा, और जिस ढंग से वो बोले, तो मुझको लगता है कि खरगे का एक नया चेहरा इमर्ज कर रहा है। इसको किस हद तक आगे ले जाएंगे अभी कहना मुश्किल है, खास करके इधर नहीं। चलिए वो बात ठीक है, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ेगा अभी कहना मुश्किल। लेकिन चिराग पासवान को तो डॉक्टर संजय कुमार ये दिखने लगा है ना कि दलित पॉलिटिक्स को हम बूम करा सकते हैं, और दलित के नेता के तौर पर हम मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर लालू प्रसाद 14% लेकर के 32% आधार वोट बैंक बना सकते हैं, तो हम भी दलित पॉलिटिक्स के सहारे, जो कि तकरीबन 19% है या 17% है, जो भी है, उसके सहारे हम भी दलित के नेता हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर, तो इनको लगता है कि भाई हम अपने पार्टी को एक्सपैंड करें, और उत्तर भारत के तो कम से कम हम नेता हो ही जाएंगे। इसलिए चिराग पासवान कूद गए और अब कहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, चिराग पासवान जी असेंबली इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन बिल्कुल मैं सहमत हूं संतोष जी की बात से कि जो उनका कॉर्पोरेट स्टाइल है उसमें लगता नहीं है कि वो दलित के नेता बन पाएंगे। ये योग्यता, ये क्षमता, ये प्रतिभा रामविलास पासवान जी में थी। वो मिक्सअप करते थे, वो तो इतना मिक्सअप करते थे कि अगड़ा पिछड़ा, जो अति पिछड़ा, दलित, सबको लेकर के चलते थे। चिराग पासवान का जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत मिक्सिंग करने का नहीं है। अब जीताराम मांझी से जब वो नहीं मैच कर सकते हैं, तो बाकी सारी दलित जातियों को लेकर के कि वो रविदास को भी साथ में जोड़ लेंगे, वो चौधरी को भी जोड़ लेंगे, वो रजक को भी जोड़ लेंगे। अरे तो ये बता दीजिए कि लालू जी पप्पू यादव और कन्हैया को जोड़ लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे? ऐसा लग रहा अगर कांग्रेस का मोमेंटम ऐसे ही बना रहा तो क्या पप्पू यादव और कन्हैया को एक्सेप्ट कर लेंगे लालू जी अलायंस में बिहार में? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे लालू प्रसाद जी, और कांग्रेस इसके लिए बहुत इन पर दबाव भी नहीं बनाएगी। अगर कांग्रेस दबाव बनाती तो पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट से पूर्णिया के उम्मीदवार होते। तो कांग्रेस अभी उस स्थिति में बिहार में नहीं है कि लालू प्रसाद जी को नाराज करके वो चुनावी मैदान में उतर जाएगी। हर हथकंडा के बाद भी कांग्रेस लालू प्रसाद जी के साथ रहेगी,
और लालू प्रसाद जी को भी पता है कि कांग्रेस को हमारे सिवा और कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए लालू प्रसाद जी भी चाहे जितना प्रेशर पॉलिटिक्स कर ले, वो सोनिया गांधी जी से बात करके उनको समझाने बताने आता है और वो सीटों का फॉर्मूला तय कर लेंगे और कन्हैया कुमार को भी वो दूर रखेंगे और पप्पू यादव को भी दूर रखेंगे। संतोष जी, आपको आप क्या कहते हैं? आपको लग रहा है कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट कर लेंगे? एक बात चल रही है कि भाई पीके को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस का जो मोमेंटम बना है, अब कांग्रेस डिफेंसिव नहीं खेलेगी, अपने नेताओं को उतारेगी मैदान में। लालू जी एक्सेप्ट करेंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद ज्यादा दबाव की स्थिति में अभी है। अभी उनको बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और विधानसभा चुनाव में उनको कांग्रेस को कम से कम सीट देने पर तैयार हो जाते हैं। तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से उनको दिक्कत है, उनको है बस बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी यादव को। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो लालू प्रसाद का तो नुकसान हो सकता है, मुस्लिम वोट छिटके हर जगह नहीं छिटक सकता है, लेकिन अपर कास्ट का वोट जहां जदयू का कैंडिडेट होगा वहां अपर कास्ट वोट प्रशांत किशोर और कांग्रेस के साथ जा सकता है। ठीक है, को भी नुकसान हो सकता है इसका। चलिए अब देखते हैं इस दलित पॉलिटिक्स के सहारे कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत कर पाती है, या आने वाले दिनों में भाजपा भी घूम घूम करके बताएगी कि कांग्रेस ने किस तरीके से बी.आर. अंबेडकर का अपमान किया, कैसे बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और जनता पार्टी के साथ चले गए, उन्हें इस मजबूरी पर ला करके किसने खड़ा किया। तमाम इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे और यह साबित करने का प्रयास किया जाएगा कि असली अंबेडकर का हिमायती कौन है। बिहार की बात में रामबंधु बस जी, संतोष कुमार जी, श्याम किशोर चौबे जी और डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका शिरकत करने के लिए, मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।